हेलो दोस्तों। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का ही पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 में पहला हमने पढ़ लिया था 2.1, अब 2.2 देख रहे हैं। ठीक है, तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ अच्छी अच्छी संधियाँ दे रखी है, उसका पता देखेंगे कि भारत उनका इससे मतलब उनका हस्ताक्षर करता है कि नहीं है। सारी संधि इसमें जो दे रखी है इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे जो मास डिस्ट्रक्शन के वो है ना हथियार, सामूहिक संहार के हथियार हैं, उनके बारे में इसमें दिया गया है। ठीक है, कि उनको कम किया जाए, उनके प्रसार को, उनके उत्पादन को। कोई भी देश ऐसा करता है उस पर क्या उल्लंघन मतलब लगा सकते हैं, उस पर क्या दंड दे सकते हैं, ये सब इसके अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, तो 2022 का जो संशोधन है वो अभी 2000 जो 5 वाला था उसमें संशोधन करके इसको अभी पारित किया गया है। ठीक है, तो ये क्या करता क्या है, तो जो भी ऐसे हथियार है उन पर वित्त पोषण पर ये प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, अन्य संबंधी तथ्य तो सेम वही 2005 के में संशोधन करके इसको लाया गया 22 वाले को। तो 2005 वाला क्या था, तो जो ऐसे वो थे हथियार थे उन पे विधि विरुद्ध जो क्रियाकलाप है, जैसे कि निर्माण, परिवहन, हस्तांतरण, इनको प्रतिबंध करना, इनको रोकना। ठीक है, हालिया संशोधन पहले से प्रतिबंधित क्रियाकलापों में वित्त पोषण को शामिल करते हुए प्रतिबंधित क्रियाकलापों का विस्तार करते हैं। ठीक है, उसी में जो 2005 वाला था उसी में विस्तार किया गया। अब सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली जो 2005 वाला था, तो इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो सभी तीन प्रकार के जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, अर्थात परमाणु, एक तो न्यूक्लियर होता है ना, एक रासायनिक मतलब केमिकल होता है, और एक जैविक मतलब बायो होता है। ठीक है, NCB या NBC कुछ ही मान लीजिए इसे। तो उनकी आपूर्ति प्रणाली, संबंधित सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी के संबंध में विधि विरुद्ध क्रियाकलापों को प्रतिबंधित करने के संबंध में एक एकीकृत और एक व्यापक कानून प्रदान करना, मतलब ऐसा कोई भी देश ना करे इससे। ठीक है, तो इस इनमें जो इन प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड की व्यवस्था भी की गई थी। अगर कोई उल्लंघन करता है तो उनके लिए दंड है, जैसे कि न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि का कारावास तथा जुर्माना अगर कोई इंडिविजुअल करता है तो। ठीक है, इस अधिनियम को वर्ष 2004 के जो UNSCR था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1540 था, उसके द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने के लिए पारित किया गया था। ठीक है, UNSCR 1540 क्या था, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों के लिए जो WMD है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उसके प्रसार, उनकी आपूर्ति के साधनों, गैर राज्य अभिकर्ता को संबंधित सामग्री, इसके विरुद्ध प्रभावी उपाय करने और उन्हें लागू करने के लिए बाध्यकारी दायित्वों की स्थापना करना है। मतलब आप खुद ही देखिए, ऐसे जो वेपन है वो यूज़ करने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नरसंहार होगा। तो उसको कम करने के लिए इनके प्रसार को रोका जा रहा है। वो प्रसार कैसे रुकेगा, इनको ना तो कोई प्रोडक्ट मतलब उत्पादन करे इनका, ना ऐसे मटेरियल को कोई ट्रांसफ़र करे। ठीक है, तो ये सब कानून जितने भी हैं उसी के ऊपर है। तो यह जो संशोधन है ये हमने देख लिया था। तो यह जो संशोधन है वो विधेयक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामूहिक संहार के जो हथियार है उनकी आपूर्ति प्रणाली है उससे संबंधित किसी भी निषिद्ध क्रियाकलाप के वित्त पोषण से रोकता है। ठीक है, अगर उसके क्रियाकलाप को कोई भी वित्त पोषण कर रहा होगा, मतलब पैसे फाइनेंस भी अगर कोई कर रहा होगा, तो ये उसे भी रोकेगा। यह केंद्र सरकार को ऐसे क्रियाकलापों में संलग्न लोगों की जो संपत्ति होती है, वित्तीय संपत्ति होती है, जो उनके पास खुद का पैसा या संपत्ति होगी, उसको फ्रीज करने, जब्त करने या कुर्की करने का अधिकार देता है। ठीक है, कुर्की क्या होता है, जैसे घर के बाद वो डॉक्यूमेंट लगा देते हैं ना कि ये घर नीलाम हो चुके हैं ऐसे ऐसे, और यहाँ के अगर लोग आए तो हमें इत्तला की जाए, कुर्की नीलाम कर देते हैं। प्रमुख घटनाक्रम जिनमें संशोधन की आवश्यकता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के साथ संरेखित करने के लिए सबसे पहले तो इसके अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है उस पर संबंधित संगठनों, जैसे कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने लक्षित जो वित्तीय प्रतिबंध है उसके दायरे का विस्तार किया है। ठीक है, जो वित्तीय प्रतिबंध थे उनके दायरे को यहाँ पे बढ़ाया गया और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन गतिविधियों के वित्त पोषण पर कठोर नियंत्रण की मांग की है, उभरते जोखिम के साथ तालमेल बिठाने के लिए। तो इसके अंतर्गत जो प्रौद्योगिकी प्रगति के साथ नए प्रकार के खतरे सामने आए हैं। ठीक है, जैसा आपको पता ही है कि अब पिछले मतलब अगर एक एरा देखा जाए तो मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हमारी टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो जिसके संदर्भ में मौजूदा कानूनों में पर्याप्त प्रावधान शामिल नहीं है। जो मौजूदा कानून है वो पुराने टाइम के बने हुए हैं, तो उनमें पर्याप्त जो प्रावधान है वो शामिल अभी नहीं किए गए थे। इनमें देखिए, जैसे ड्रोन में आपने अभी सुनने में आया कि अगर पाकिस्तान कुछ भी भारत भेजना चाहता है ड्रोन के जरिए भेज सकता है। ठीक है, ड्रोन के क्षेत्र में विकास या बायोमेडिकल लैब में अनधिकृत कार्य शामिल है, जिसका दुर्भावनापूर्ण रूप से आतंकवाद गतिविधि के लिए उपयोग किया जा सकता है। जैसे आप अगर कोरोना को ही हम मान लें कि चाइना से प्रोड्यूस करके इसने जानबूझ के दुनिया में भेजे से, तो इस टाइप के जो है जो बायोमेडिकल लैब है, ऐसे जो है प्रोडक्ट रासायनिक उसमें आ जाते हैं। WMD के बारे में अगर देखें तो WMD के बारे में देखिए, ऐसा माना जाता है कि सामूहिक विनाश के हथियार जो WMD है वो पद का पहली बार प्रयोग 1937 में इंग्लैंड के
कैंटरबरी के आर्क बिशप ईसाई धर्मगुरु जो थे उन्होंने किया था, ठीक है, 1937 में। इसका उपयोग उन्होंने स्पेन के गृह युद्ध के दौरान जनरल फ्रांको के समर्थन में जर्मन और इटली की फांसीवादी सरकारों द्वारा बास्क शहर के नागरिकों पर की गई हवाई बमबारी की घटना को के लिए किया था 1937 में, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून में WMD की कोई एकल आधिकारिक परिभाषा नहीं है, ये मतलब हर एक ने अलग अलग दिया है। तो इसमें से पहली बारी परिभाषा क्या है, इस अभिव्यक्ति का तात्पर्य आमतौर पर परमाणु जैविक जो NBC है वो हथियारों को शामिल करना समझा जाता है, ठीक है। परमाणु जैविक और रासायनिक इन तीनों का अगर यूज़ होगा तो ये WMD आ जाता है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी इसके अनुसार क्या डेफिनेशन है, तो सामूहिक संहार का हथियार एक परमाणु रेडियोलॉजिकल रासायनिक जैविक या अन्य उपकरण होता है जिसका उद्देश्य बड़ी संख्या में लोगों को क्षति पहुंचाना होता है, ठीक है। इसलिए इसे हथियारों के एक वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया जो निम्नलिखित क्षमता रखते हैं। क्या क्या क्षमता रखते हैं, सबसे पहले अत्यधिक विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न करने में ये सक्षम होते हैं, लाखों लोगों को मार देना, प्राकृतिक पर्यावरण को खतरे में डालना, विनाशकारी प्रभाव के माध्यम से भविष्य की पीढ़ियों के जीवन को मौलिक रूप से बदलने में सक्षम होते हैं। विषाक्त और जहरीले रसायन लोगों की मौत या गंभीर चोट का कारण बन सकते हैं। मनुष्य जीव या पौधों को क्षति पहुंचाने या मारने के लिए रोग उत्पन्न करने वाले जीवों या विषाक्त पदार्थों का प्रसार करना, ठीक है। शत्रुतापूर्ण उद्देश्यों के संघर्ष में मान लीजिए दो देशों की लड़ाई हो रही तो इन तीनों का यूज़ वो कर सकते हैं। उपयोग करने के लिए परमाणु विस्फोटक उपकरण, रासायनिक, जैविक या विषाक्त पदार्थ वितरित करना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब इनकी डेफिनेशन दे रखी है। सबसे पहले परमाणु हथियार क्या होता है, तो ये नाभिकीय विखंडन आपने देखा होगा, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, जिसमें क्या होता है एनर्जी एक में रिलीज होती है फ्यूजन में, और फिजन में क्या होता है, सॉरी फिजन में रिलीज होती है और फ्यूजन में एकत्र होती है एनर्जी, ठीक है। मतलब एक गिरेगा एक के दो बन जाएंगे और दो के चार बन जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। और उसमें क्या होता है जैसे दो के एक बन गया, इस टाइप से जो है इकट्ठा होती जाती है दोनों में। रासायनिक क्या होता है, तो विषैले रसायन जो कि जिनका यूज़ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ना हो, ऐसे हथियार और उपकरण जिन्हें उन वैशाल्य रसायनों की विषैली विशेषता का उपयोग करके मृत्यु या अन्य नुकसान के लिए विशेष रूप से बनाया गया हो, और ऐसे कई उपकरण जिसे विशेष तौर पर इन हथियारों डिवाइस का उपयोग करने के लिए बनाया गया हो, ठीक है। ऐसे उपकरणों का जो यूज़ करता है तो वो रासायनिक हथियार है। जैविक हथियार सूक्ष्मजीव या अन्य जैविक एजेंट या विषाक्त पदार्थ के वे और इतनी मात्रा में जैसे जिसे रोग निरोधी, सुरक्षात्मक या अन्य किसी शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए उपयोग का कोई औचित्य नहीं हो, और ऐसे हथियार, उपकरण या डिलीवरी सिस्टम जिसमें विशेष रूप से युद्ध के उद्देश्य या सशस्त्र संघर्ष के लिए बनाया गया हो, ठीक है। अब इसके देखिए ये अलग अलग कानून दे रखे हैं जिनके उद्देश्य और ये भारत इनका क्या पुष्टि की है इन्होंने। सबसे पहला जैविक और विषाक्त हथियार। अभी देखिए 5-6 टर्म है, ये हर एक में यूज़ होगी। किसी भी हथियार का जो है जैविक और विषाक्त हथियार का विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण, उपयोग इसको प्रतिबंधित करेगा, ठीक है। जैविक और विषाक्त हथियार संधि 1972 भारत ने इसकी अभिपुष्टि की है। 1925 का जो जिनेवा प्रोटोकॉल था उसका पूरक है जिसमें केवल जैविक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा था। अब नाम में जैविक है इसके, जैविक और विषाक्त हथियार, तो जैविक उस पर प्रतिबंध लगा था। रासायनिक हथियार सम्मेलन 1992, तो यह रासायनिक हथियारों के सेम विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, भंडारण, प्रतिधारण, हस्तांतरण या उपयोग को प्रतिबंधित करता है। इसके कारण जो है जो रासायनिक हथियार निषेध संधि है उसकी स्थापना हुई जिसका मुख्यालय क्या है, हेग, नीदरलैंड में। भारत इसका एक अभिपुष्टि करता देश है, ठीक है। उसके बाद क्या है, परमाणु अप्रसार संधि NPT, तो ये आपने सुना ही होगा, कुछ टाइम से चर्चा में था भी ये। 1970 में बना था सबसे पहले। इसका उद्देश्य क्या है, परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देना और परमाणु निरस्त्रीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य को बढ़ाना। इसका भारत वो अभी जो पुष्टि है वो भारत ने नहीं की, क्योंकि भारत क्या मानता है कि NPT की भेदभावपूर्ण प्रकृति का विरोध करता है और परमाणु हथियारों के सार्वभौमिक प्रतिबंध की मांग करता है। मतलब ये ना हो कि विकसित देशों के पास ये रह जाए और विकासशील देशों के पास ये प्रतिबंध लग जाए, ठीक है। जैसे विकसित में अगर हम देखें तो रशिया और अमेरिका पे सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है, ठीक है। परमाणु हथियार निषेध संधि TPNW 2017, यह संधि क्या किसी भी परमाणु हथियार गतिविधि में भाग लेने पर रोक लगाती है। इन गतिविधियों में परमाणु हथियारों का विकास, परीक्षण, उत्पादन, अधिग्रहण, प्राप्त करना, भंडारण, उपयोग या डराने धमकाने के लिए उपयोग तथा प्रतिबंधित गतिविधियों के संचालन में किसी भी राष्ट्र को सहायता प्रदान करने के उपक्रम शामिल है। इसका भी भारत वो नहीं है, पुष्टि नहीं किया है, क्योंकि भारत का मानना वही है यह संधि प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के निर्माण या विकास में योगदान नहीं करती है, ना कि कोई नया मानक या मानदंड निर्धारित करती है, वही पुराने जो थे उनका यूज़ कर रही है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध 1996, यह संधि पृथ्वी पर सभी जगहों पर परमाणु विस्फोट
परीक्षणों पर प्रतिबंध कर लगती है, जबकि देखिए 96 में आई और 98 में हमने पोखरण टेस्ट किया था, ठीक है। तो यह अपने प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वियना में स्थित CTBTO की स्थापना का प्रावधान करती है। इसे अभी लागू नहीं किया गया है, ठीक है। इसकी भी पुष्टि नहीं करता भारत CTBT की भेदभावपूर्ण प्रकृति का कारण इसका विरोध करता है और परमाणु हथियार के सार्वभौमिक प्रतिबंध का समर्थन करता है। उसके बाद हेग आचार संहिता, जिसे पहले अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता 2002 के रूप में जाना जाता था। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल तक पहुंच को विनियमित करने के लिए जो संभावित रूप से सामूहिक संहार में हथियार पहुंचा सकती है। भारत ने इसकी अभी पुष्टि की है, ठीक है। उसके बाद MECR बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था, भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के अतिरिक्त 4 MECR में से 3 का सदस्य है, ठीक है। ये MECR 4 संधि है, कौन सी? परमाणु आपूर्तिकर्ता संधि, परमाणु संबंधित प्रौद्योगिकी का नियंत्रण करती है ये NSG। AG क्या? ऑस्ट्रेलिया समूह, ये क्या करती है? रासायनिक और जैविक प्रौद्योगिकी जिनमें हथियार बनाए जा सकते हैं उनका नियंत्रण करती है। उसके बाद MTCR मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, इसमें जो है सामूहिक संहार के जो हथियार हैं वो पहुंचाने में सक्षम जो रॉकेट और अन्य हवाई वाहन हैं उनका नियंत्रण किया जाता है। उसके बाद वासेनार व्यवस्था, तो इसमें जो है पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकी का जो है नियंत्रण किया जाता है। इसमें से जो WMD है उसके प्रसार का समर्थन करने वाली कुछ सैन्य और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को रोकने संबंधित और उनसे प्रयासों में सहयोग करने के लिए प्रमुख आपूर्तिकर्ता देशों द्वारा निर्मित स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी समझौते शामिल है, ठीक है। किसी के ऊपर बाध्यकारी नहीं है और ये स्वैच्छिक है, ठीक है। उसके बाद देखिए WMD खतरे के विरुद्ध वैश्विक व्यवस्था की क्या कमजोरियां हैं। तो इसमें से भारत किसका वो नहीं है, सिर्फ NSG का मेंबर नहीं है, बाकी सबका वो अभी पुष्टि करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इनकी क्या कमजोरियां हैं। तो समावेशित और भेदभाव से संबंधित मुद्दे, तो इसके अंतर्गत जो WMD व्यवस्था है वो अलग अलग देशों के लिए भिन्न भिन्न प्रावधानों को लागू करते हैं। उदाहरण के लिए NPT 5 विशिष्ट देशों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति प्रदान करता है, लेकिन अन्य देशों जिनके पास परमाणु हथियार है को ऐसी स्वीकृति नहीं देता है, ठीक है। तो ऐसे देश कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। ये सिर्फ NPT के अकॉर्डिंग ये पांचों देश हथियार रख सकते हैं, बाकी कोई नहीं रख सकता है, ठीक है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है अन्य देशों के जिनके पास हथियार नहीं है ऐसे को स्वीकृति नहीं है। सदस्य देशों द्वारा सरलता से इन व्यवस्था को त्याग देना। उदाहरण के लिए जो अमेरिका, उसने क्या किया था, अमेरिका और रूस दोनों के बीच में एक दूसरे के अनुपालन के बारे में अपनी पारिस्थितिकी चिंताओं को दूर करने कार्य हेतु के बजाय 2019 में क्या हुआ, मध्यम दूरी की परमाणु बल संधि जो थी उसको त्याग दिया अमेरिका ने, ठीक है। इस प्रकार के उदाहरण मौजूदा वैश्विक व्यवस्था को और अधिक कमजोर बना सकते हैं, मतलब जिसका जब मन कर रहा है उठा के किसी भी संधि से बाहर चला जाता है। WMD का प्रबल उपयोग, तो WMD को प्रतिबंधित करने वाले मानदंडों की सबसे बड़ी कमजोरी रासायनिक हथियारों के होने वाले उपयोग से उत्पन्न हुई है, क्योंकि इनका क्या है, बहुत उपयोग बहुत सामान्य हो गया है, जिस पर प्रतिबंध लगाने में अब कठिनाई होगी, ठीक है। जैसा आप देखेंगे अभी नॉर्थ कोरिया का कभी भी मन करता है तो हाइड्रोजन बम का टेस्ट कर लेता है, जब उसका मन करता है, जब भी किसी देश को आसपास वाले को डराना होता है हाइड्रोजन बम का टेस्ट करने लग जाता है, ठीक है। WMD के उत्पादन और उपयोग में शामिल कई प्रौद्योगिकी के दोहरे उपयोग की प्रकृति भी इस प्रक्रिया को कमजोर बनाती है। जवाबदेही की कमी, तो WMD के उपयोग और परीक्षण के कई प्रयास अनिवार्य रूप
से दंड के दायरे से बाहर भी हैं। ठीक है, आपने किसी भी संधि से उठा के चले गए, कुछ भी कर लिया, तो ये सब दंड के दायरे से बाहर हो जाते हैं। व्यापक राजनीतिक और सुरक्षा प्रवृत्तियाँ, इसमें जो है यूएसए और यूरोपीय देशों के बीच कई मुद्दे जैसे उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम, ईरान परमाणु समझौता के भविष्य पर निरंतर अनिश्चितता, व्यापार युद्ध, आतंकवाद, बढ़ते साइबर खतरे, नागरिक संघर्ष आदि जो हैं ये शामिल है। विश्व के सबसे बड़े परमाणु हथियार शास्त्रागार में से जो है यूएसए के और रूस के बीच जो हथियार की दौड़ लगातार बनी हुई है। दूसरी ओर चीन जैसे देशों ने भी कुछ नई परमाणु क्षमताओं में विविधता लाने का प्रयास किया है। ठीक है, इस संबंध में एशिया और प्रशांत क्षेत्र की अगर भूमिका की बात करें तो एशिया और प्रशांत देशों ने पहली बार जो है WMD के अमानवीय प्रभावों का अनुभव किया। इस क्षेत्र में WMD के सभी रूपों को अवैध बनाने और वैश्विक अभियान में नेतृत्व की भूमिका निभाई है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र स्थापित करने वाली संधियाँ, ये जो नीचे दे रखे हैं, और उदाहरण में निम्नलिखित शामिल है। सबसे पहले 1986 की रारोटोंगा की संधि, दक्षिण प्रशांत परमाणु मुक्त क्षेत्र, मतलब ये न्यूक्लियर से मुक्त क्षेत्र। 1995 की बैंकॉक संधि, दक्षिण पूर्व एशिया परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र। 2006 की मध्य एशिया परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र। मंगोलिया ने तो देखिए, जो रशिया और चाइना के बीच में देश है मंगोलिया, लैंडलॉक कंट्री है, उसने 1992 में स्वयं को प्रथम एकल राज्य परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र SSNWFZ ये घोषित कर दिया, जिसे बाद में P5 परमाणु हथियार पर 5 परमाणु हथियार संपन्न देश द्वारा भी मान्यता दी गई। ठीक है, जो हमने पांचों देखे थे उनके द्वारा मान्यता से दी गई। इनमें अन्य राज्यों के समक्ष भी स्वयं को SSNWFZ घोषणा के लिए मिसाल पेश की है। निष्कर्ष क्या होगा इसका? तो जो सामूहिक संहार जो WMD हथियार है उनका उत्तरोत्तर उपयोग बढ़ता जा रहा है। आप वैश्विक हालात देख ही रहे, कोई भी देश किसी से भी उठ के लड़ रहा है। ठीक है, यदि WMD के विरुद्ध वैश्विक व्यवस्था को तत्काल मजबूत और विस्तारित नहीं किया जाता तो इस प्रकार की घटनाओं में होने वाली संभावित वृद्धि असीमित हो जाएगी। इस तरह के विनाशकारी जोखिम को कम करना अभी पूरी तरह से संभव है और कार्रवाई करने का सही उपयुक्त समय है। भारत ने इस संबंध में WMD के उपयोग के बिना विरुद्ध जो है मानदंडों को पुनः स्थापित करने और वैश्विक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सदैव एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाई है। ठीक है, संबंधित सुर्खियाँ कुछ हैं। तो जो परमाणु हथियार प्रतिबंध मॉनिटर की रिपोर्ट है, उसमें वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों के भंडार में लगातार वृद्धि हो रही है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों की समाप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रगति को ट्रैक करना, जैसा कि 2021 में लागू होने वाली परमाणु हथियार निषेध संधि उसमें निर्धारित किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक प्रमुख निष्कर्ष क्या है? तो विश्व के 9 परमाणु हथियार संपन्न देशों के पास 2022 के प्रारंभ तक 12,705 आयुधों का संयुक्त शस्त्रागार था 2022 तक। ठीक है, विश्व के लगभग 90% परमाणु हथियार किसके पास है? रशिया और अमेरिका के पास है। चीन, भारत, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान जैसे देशों ने पिछले वर्ष अपने भंडार में वृद्धि जारी रखी तथा इस दर से हो रही वृद्धि के कारण शीघ्र ही परमाणु हथियारों में गिरावट की स्थिति उलट सकती है। अब इसके बारे में देख लेते हैं NWBW के बारे में। तो इसे वर्ष 2018 में जो अनुसंधान कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया। इसका निर्माण प्रकाशन NPA नॉर्वेजियन पीपुल्स एड द्वारा किया गया, जो परमाणु हथियारों को नष्ट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान का एक भागीदार संगठन है। ठीक है, ICN संयुक्त राष्ट्रीय परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि के अनुपालन और कार्यान्वयन को बढ़ा देने वाले गैर सरकारी संगठनों का एक गठबंधन है। ठीक है, यह परमाणु हथियारों में कमी पर वैश्विक संधि के गैर पक्षकार 197 राष्ट्रों में से प्रत्येक की परमाणु हथियारों से संबंधित नीति और प्रथाओं का मूल्यांकन करता है। ये सब NWBM के बारे में बताया जा रहा है।
तो ICAN है क्या? इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, ICAN। ठीक है, इस साल इसकी बात करें तो इसको जो है 2017 में ये बना था, और 2022 में से इसी साल जो है शांति नोबल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नॉर्वे की नोबल कमेटी के मुताबिक ICAN को यह पुरस्कार दुनिया को परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर के बाद भयावह जो परिस्थिति है उससे अवगत कराने के लिए उसके प्रयासों की वजह से दिया गया। नोबल शांति पुरस्कार की दौड़ में पोप फ्रांसिस, सऊदी के ब्लॉगर रैफ बदावी, ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जारिफ भी शामिल थे। ठीक है, तो बस इसके बारे में इतना ही अभी।